आप इसे शुरू करते हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई है? व्हाट इज द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस बाय द सोसाइटी? सोसाइटी में आजकल किस तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम लोग सर देख रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, और जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो हमने ज्यादा पढ़ी थी वो क्या थी? सर स्कैरसिटी। स्कैरसिटी। दे हम लोगों ने कल ये बात करी थी ऐश्वर्या, कि हम लोग जो है 2-3 दिन से बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। हम लोग इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स की क्या डेफिनेशन है, और इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे, और एक ओवरऑल हम लोगों ने अपना वो भी देखा था, क्या सिलेबस है ना, सिलेबस के थ्रू भी गॉन थ्रू करा था। और उसके बाद हम लोगों ने जो है स्टैटिस्टिक्स की बेसिक डेफिनेशन देखी थी, जो आज फर्दर उसे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा ये हम लोग सैप को रिवाइज कर रहे हैं जो है, ठीक है। वो विच ऑफ द तो ऐश्वर्या, हम लोगों ने जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी थी सोसाइटी में, तो ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े अगर हम लोगों की रिसोर्सेज जो है वो जो है अनलिमिटेड हों। अनलिमिटेड रिसोर्सेज ना होने की वजह से हम लोगों को जो है बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोगों की नीड्स, वांट, डिजायर्स जो है वो अनलिमिटेड होती हैं, और हम लोगों के पास जो रिसोर्सेज है वो जो है लिमिटेड क्वांटिटी में, ठीक है। तो और सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केर्सिटी कहते हैं कि किसी चीज की कमी होना, ठीक है। तो स्केर्सिटी की वजह से हम लोगों को बहुत ज्यादा इश्यूज, प्रॉब्लम होते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आई वाली पहला पॉइंट? एयान एंड ऐश्वर्या समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। ऐश्वर्या कुछ बात समझ में नहीं आएगी, कुछ बात समझ में आएगी, जस्ट बिकॉज कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ पिछली 1-2 क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो हम लोग जो है चीजों को कभी कभी रिकॉल कर, वैसे रिकॉल करेंगे, आगे रिवाइज भी करेंगे, अभी दोबारा शुरू करेंगे 1-2 क्लासेस, ठीक है। तो कभी कभी वो होता है, तो जितना समझ में आया है, अगर नहीं आया तो फील फ्री टू आस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी होती है हमारे यहाँ? प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और इसका आंसर सही क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन, यस सर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? सर सब होते हैं, ये तीनों तीनों ही होंगे। तीनों होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है, ऐश्वर्या मैं आपको 1 मिनट में बता दूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है वो चीजें जो हमारे प्रोडक्शन में इम्पैक्ट करेंगी। जब भी हम कुछ सामान मैन्युफैक्चर करेंगे, जब भी कुछ हम लोग चीज बनाएंगे, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हमारे प्रोडक्शन में बेसिकली जो है वो इम्पैक्ट करेंगी। तो लैंड, हमने कल बात करी थी, लैंड एक इम्पैक्ट फैक्टर है, लेबर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कैपिटल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसलिए फोर्थ इसका जो है वो ऑल होगा, ऑफ दीज होगा, ठीक है। अभी हम लोग बहुत हल्का सा देखो कर रहे हैं। सैप भी बहुत एक जनरल है, सैप को कोई बहुत ज्यादा अभी हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। सैप भी और दिए जाएंगे, और टेक्निकल चीजें दी जाएंगी, टेस्ट वैसे भी होंगे आपके, है ना, जो है ऑफलाइन मोड्स में लॉन्ग टेस्ट भी होंगे, शॉर्ट टेस्ट भी होंगे। लेकिन ये इसलिए है कि हल्का सा एक आइडिया मिलता रहे, अदरवाइज आपके अभी बहुत फॉर्मल तरीके से जो है चीजें जो है वो शुरू होंगी, ठीक है। जो है स्टैटिस्टिक्स क्या है, आज स्टैटिस्टिक्स वैसे हम और पढ़ेंगे डिटेल में, जो है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ, नन ऑफ दीज। एंड सर क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। ऐश्वर्या, क्वांटिटेटिव का क्या मतलब होता है? व्हाट इज क्वांटिटेटिव थिंग, कैन यू एक्सप्लेन? सर क्वांटिटी में देखना, क्वांटिटेटिव में, बिल्कुल। और क्वालिटेटिव में क्या मतलब होगा? क्वालिटी, क्वालिटी। प्रोडक्ट। हाँ, किसी चीज की क्वालिटी जो है, ठीक है। जब कल भी बात करी थी कि हम लोग कह रहे हैं कि ही इज टॉल, ठीक है, मतलब ही इज ऑनेस्ट, तो वो हम लोग जो है ऑनेस्टी जो है हम लोग जो है क्वालिटेटिव टर्म में मेजर कर रहे हैं। बट ही इज 6 फीट टॉल, तो हम लोग कुछ नंबर की बात कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ेंगे तो हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को फोकस करेंगे। फिर लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है क्वेश्चन आया, रेस्पोंडेंट, एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टमेंट, इनमें से कौन सी चीज जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इम्पैक्ट का रोल प्ले करेगी? एंड सर एंटरप्रेन्योर, ह्यूमन स्किल। एंटरप्रेन्योर, ठीक है। जो है क्योंकि हाँ ऐश्वर्या देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल, और फोर्थ होता है हमारा एंटरप्रेन्योर, तो इसलिए वो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है। समझ में आ गया? एक बेसिक सा जनरल आइडिया लिया था। दोबारा हम अपने उस पर आ जाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 पे। कल तक हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिया था, स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन शुरू कर दी थी, और मैंने ये बताया था कि स्टैटिस्टिक्स जो है
प्लूरल सेंस में भी पढ़ सकते हैं और सिंगुलर सेंस में भी पढ़ सकते हैं। अगर जो है प्लूरल और सिंगुलर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बस ये है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स जो है क्वांटिटेटिव डेटा को कहते हैं। क्वांटिटेटिव चीजें जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा को कहते हैं। और एक बात मैंने आप लोगों से ये भी कही थी, ध्यान रखिएगा कि डेटा क्या होता है, ठीक है। डेटा किसे कहते हैं? आप कोई भी चीज, कोई भी नंबर, कोई भी चीज हमारे पास अगर वो किसी भी फॉर्म में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू या क्वांटिटेटिव टर्म्स में आती है, जैसे हमने कहा मार्क्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ उत्तर प्रदेश these days, all these are things which used to come to us and we used to analyze through this। तो इसे जो है हम लोग जो है डेटा कहते हैं, ठीक है। अब उस डेटा को हम अपने हिसाब से यूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे हमारे चीजें होती हैं, हमारी कंडीशंस होती हैं। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं फॉर एग्जांपल, तो तुमने अपनी पासबुक जो है वो अपडेट कराई, तो वो डेटा है। हमारे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ जीडीपी के नंबर्स आते हैं। इकोनॉमिक्स में हम बहुत पढ़ेंगे कि जीडीपी क्या होती है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, या जीडीपी का जो है कितनी होनी चाहिए, या क्लास शेयर कितनी थी। ऑल दीज थिंग्स आर डेटा फॉर अस। हम जो है चारों तरफ से डेटा से घिरे हुए हैं, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग अभी अपना कैरियर शुरू कर रहे हैं, 10th के बाद 11th 12th और आगे जाएंगे। एक बात याद रखिएगा, एक नया बहुत ज्यादा बूम आया है मार्केट में, जिसमें बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल हैं, और उसको हम लोग कह रहे हैं डेटा साइंस। शायद आप लोगों ने जो है नेम सुना हो, है ना, एयान एंड ऐश्वर्या। डेटा साइंस का आजकल बहुत जो है क्रेज चल रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, डेटा साइंस, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं डेटा जो आ रहा है हमारे पास, गूगल के पास हमारा डेटा होता है, हमारा अपना बहुत डेटा होता है, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारे तो हम गूगल पे कुछ चीज ज्वाइन करते हैं, फेसबुक ज्वाइन करते हैं, तो फेसबुक के पास हमारा डेटा जाता है। तो डेटा जो है वो एक ऐसी रॉ फैक्ट्स, फिगर्स हैं जो हमारे पास आती हैं, और फिर हम उसकी बेसिस पे जो है अपने डिसीजंस जो हैं लेते हैं। अच्छा, ये डेटा जो होता है याद रखिए रॉ फॉर्म में होता है। रॉ फॉर्म का मतलब है कि वो जो है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं होगा, वो थोड़ा सा अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, उसके नंबरिंग अलग हो सकती है, उसमें और चीजें इश्यूज हो सकते हैं। तो उसको जो है डेटा को हमें क्या करना होता है, रिफाइन करना होता है, ठीक करना होता है। वो एक अलग पढ़ाई है, वो एक काम कभी कभी डेटा एनालिस्ट वगैरह का होता है। तो स्टैटिस्टिक्स जो है कहीं ना कहीं डेटा को ही एनालाइज करना है, डेटा को ही समझना है, डेटा को ही जो है बेसिकली आपको रिफाइन करके और बहुत सारे टूल्स लगाने हैं कि ताकि हम लोग जो हैं फिर किसी कंक्रीट बात पे पहुंच सकें जो है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या काम है? स्टैटिस्टिक्स का काम है कि हमारे जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उस पर स्पेसिफिक टूल्स लगा के हम अपने डिसीजंस ले सकें। ये बात किसके समझ में नहीं आई? ऐश्वर्या पहले, फिर रेयान, दोनों से पूछ लेते हैं पहले। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो सर। एंड नथिंग। ऐश्वर्या, anything you want to ask? Aishwarya is there or not? Yes, sir. हाँ, ऐश्वर्या कुछ समझ में आया कुछ बात? जी स्टैटिस्टिक्स सर। कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं जो हम लोग जो भी डेटा को जो है कलेक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, कुछ उसमें टूल्स लगाते हैं, और उसको एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए हम लोग उसके जो है हेल्प लेते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स से जब स्कोप वर्ड आपके पास कभी आए तो स्कोप वर्ड का याद रखिए कि स्कोप का मतलब एप्लीकेशंस है, कहाँ यूज करें इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स को। हम लोग इतना क्वेश्चंस भी आएंगे आपके एग्जाम में, 11th में, फाइनल में, आगे भी आप लोग के को ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का क्या स्कोप है। स्कोप वर्ड का जब मतलब आए तो क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है। तो कोई बता सकता है एयान क्या एप्लीकेशन है स्टैटिस्टिक्स के? सर एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यस। सर एप्लीकेशन ये है कि कोई भी जो इकोनॉमी है सर, उसको हम एज अ मतलब सबूत के तौर पे, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से हम लॉजिकली उस चीज को, इश्यूज को सॉल्व करें। अब जैसे पॉवर्टी है, अब पॉवर्टी कितना, अब हम पॉवर्टी हमें जानना है इंडिया में, तो वहां पर हम स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे और उस स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करेंगे। बिल्कुल, वेरी गुड।
ऐश्वर्या कुछ बता सकती हैं स्टैटिस्टिक्स का कहाँ यूज होगा? स्टैटिस्टिक्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ का यूज कर सकते हैं उसको? कुछ आइडिया? नो सर। अच्छा मैं बताता हूँ, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का पहला क्या लिखा है पॉइंट? इसको प्लानिंग में, ठीक है, प्लानिंग करते वक्त। प्लानिंग किस चीज है? यान ने अभी बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि सर स्टैटिस्टिक्स हमारी बहुत जगह यूज होगी। अब हम इंडिया है, इंडिया इज अ नेशन ऑफ 150 करोड़ पीपल। तो अब इंडिया में हर वक्त प्लानिंग होती रहती है। किस चीज की? इंडिया में हमारे पास बहुत सारे नंबर्स डेली बेसिस पे आते हैं और उनको हमें स्टडी करना होता है एज अ इकोनॉमिस्ट, एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एज इकोनॉमिस्ट। बहुत सारी चीजें। अब उसमें कुछ भी हमें, सपोज इंडिया में एक नंबर आया है कि देयर आर 80 करोड़ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे 80 करोड़ लोग रह रहे हैं, ठीक है, लोग आपने सुना होगा। तो अब इनको कैसे ऊपर ले जाया जाए, कैसे इनके लिए क्या प्लानिंग की जाए? तो पहले हमारे पास डेटा आया, स्टैटिस्टिक्स लगाए कि कितने लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं, कितने लोग इसमें मेल हैं, कितने फीमेल हैं। तो स्टैटिस्टिक्स हमें, जो हमारे पास डेटा आएगा उसमें हम तरह तरह की चीजें लगा के जो है ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्लानिंग है हमारी, जो पहला पॉइंट है स्कोप में प्लानिंग करनी है हमें बहुत सारी चीजों की। हमेशा हमें प्लानिंग करती रहती है। देखिए सब कुछ तो नंबर है, नीट के नंबर आपके पास आते हैं, नीट पे बात चल रही है आजकल। आपके 10th के मार्क्स वो भी एक नंबर है, उसमें आप कभी आप अपने किसी सब्जेक्ट के मार्क्स चेक करते हैं किसी, तो हर जगह नंबर्स आते हैं, स्टैटिस्टिकल चीजें आपके पास आती हैं और उसको हम यूज करते हैं। तो प्लानिंग बहुत तरह की हमें करनी पड़ सकती है, चाहे आप करें, चाहे मैं करूं, चाहे कंट्री का कोई बड़ा लीडर करे। प्लानिंग करने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की हेल्प चाहिए ही चाहिए होगी। वो प्लानिंग का है कि मैंने अभी बताया, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट समझते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो लोग जो है जॉब में नहीं है, ठीक है, जो है उनको अपनी मर्जी से अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही, तो बेसिकली उनको भी जो है गवर्नमेंट को के पास ये डेटा आता है हर बार कि अनएम्प्लॉयड लोग कितने हुए हैं, पहले कितने थे, अब कितने हो गए। तो वहां पे भी हम स्टैटिस्टिक्स का रोल यूज करके ये देख सकते हैं कि जो है कैसे हम लोग जो है अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इकोनॉमिक्स में, देखिए कहते हैं ना ये दोनों साथ चलेंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये दोनों अपना भाई बहन हैं, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स, या ये दोनों साथ इसलिए चलेंगे कि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ ली यानी आपने डिमांड पढ़ी, आपने सप्लाई पढ़ी, आपने और चीज पढ़ी, लेकिन आपने उसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स नहीं लगाए कि कैसे ये डेटा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। इनमें कोई इन्वेस्टमेंट को लेकर आपने कोई चीज पढ़ी, कंजम्पशन को लेकर आपने कोई चीज पढ़ी, तो वो चीज जो है वो स्टैटिस्टिक्स क्या करेगी। मैं कल भी कह रहा था, परसों भी कहा कि भाई स्टैटिस्टिक्स का काम होता है रूल, किसी भी बात को प्रूफ करना टूल्स की मदद से, ठीक है। मीन मैंने कल ही बताया था, मीन पढ़ेंगे आगे, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सब क्या है? ये फॉर्मूले हैं, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है, जो है। तो इन फॉर्मूले की बेसिस पे हम लोग जो है अपनी बात को जो है इकोनॉमिक्स में जो डेटा आया, यानी हमने जो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखा, इन्वेस्टमेंट का डेटा देखा, डिमांड का डेटा देखा, उसके वो डेटा को लेके और कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले लगा के दोनों को मिला के हम अपने डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश करते हैं। समझ में आए बात? क्या कहा यस मैंने? यस ऐश्वर्या सर। बता सकती है स्टैटिस्टिक्स का क्या स्कोप है? आप बता सकती हैं? कैन यू एक्सप्लेन नाउ? यस सर। यस बताइए। गुड, वेरी गुड। सर हम जैसे प्लानिंग करते हैं अपनी कंट्री के बारे में, हम अपनी कंट्री को कैसे आगे ले जा सकते हैं वेरी उसके गुड बारे में प्लानिंग होती है। जी। और जैसे कि अभी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट चल रहे हैं, उसके भी स्कोप ऊपर नीचे होते रहते हैं, बिल्कुल। उसमें भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। वेरी गुड। स्ट्रीट वॉल ऑफ अमेरिका है, उसमें भी हम जैसे स्टॉक को बेचते हैं, उसमें भी प्लानिंग करनी पड़ती है हमें क्या क्या देखना है उसमें भी। तुम्हें तो बड़ी नॉलेज है स्टॉक मार्केट। तो मेरा टॉपिक है वैसे जो है, ठीक है, क्योंकि मेरी पीएचडी स्टॉक मार्केट पे है, मेरी फील्ड है म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट। लेकिन तुम स्टॉक मार्केट को के बारे में बता रही हो तो अच्छा लग रहा है। जो कि 11वीं क्लास का बच्चा स्टॉक मार्केट के बारे में अगर कुछ बता रहा है तो इट्स वेरी वेरी गुड कि वो उतना अवेयर है कि हाँ भाई यूएस में एक स्टॉक मार्केट है जिसे हम डो जोन्स और नेस्डैक कहते हैं, और इंडिया में हम सेंसेक्स और निफ्टी कहते हैं, या बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड if you are knowing these type of things, very good। यान समझ में आ गया? यस सर। सर वोटर्स टर्नआउट जो होता है उसमें भी हम स्टैट्स यूज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जो इलेक्शन सीजन था, हमने पिछले 1 डेढ़ 2 महीने में पूरा इलेक्शन को देखा,
बहुत सी चीजें न्यूज देखी, हर चीज में डेली बेसिस पे सारा हम और क्या कभी कभी तो ये कहा जाता है कि भाई डेटा अगर आपके पास अच्छा है और डेटा एनालिस्ट है, तो प्रशांत किशोर का नाम आपने सुना होगा, वो एक डेटा एनालिस्ट है जो है, या आपने बहुत सारे और लोगों का देखा जो डेटा को एनालाइज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल लगाते हैं कि विच पार्टी कैन विन द इलेक्शंस, विच पार्टी कैन नॉट विन द इलेक्शंस, ठीक है। तो इसलिए जो है डेटा, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब साथ चलेंगे। इन्हीं का कह रहे हैं कि आने वाले 15 साल, ट्रस्ट में आने वाले 15 साल स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और डेटा के हैं इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर। और इसीलिए बहुत सारी वैकेंसीज जो है मार्केट में वो है डेटा एनालिस्ट और फाइनेंशियल एनालिस्ट की आ रही हैं, जॉब्स आ रही हैं, क्योंकि डेटा तो बहुत है। फ्लिपकार्ट के पास हमारा डेटा है, फेसबुक के पास हमारा डेटा है, गूगल के पास हमारा डेटा है, बट वी हैव टू एनालाइज दिस डेटा टू क्रिएट a certain kind of what you will say कि हम उनके create certain kind of customers to them, ठीक है। हम उनके लिए कस्टमर्स तो हैं, लेकिन what kind of purchases we are made, what kind of purchases we are going to made in the future, ये सब चीजें हमारे डेटा से। हम दिवाली पे ज्यादा परचेज करते हैं या ईद पे ज्यादा परचेज करते हैं, हम लोग जो हैं किड्स के लिए ज्यादा परचेज करते हैं या अपने लिए ज्यादा परचेज करते हैं, ये सब डेटा उनके पास अवेलेबल होता है। वो इसको एनालाइज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स लगा के बहुत सारे रिलेशंस निकालते हैं। रिलेशन और कोरिलेशन जो पढ़ेंगे आगे, कोरिलेशन लगाएंगे या और कुछ चीज लगा के वो निकालने की कोशिश करेंगे। और रीजन जो है कि वो जो है हमें एज ए कस्टमर मान के ट्रीट कर रहे हैं कि भाई इनसे हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं। समझ में आ गया? इट क्लियर टू ऑल? यस सर। तो कि स्टैटिस्टिक्स का पहला रोल प्लानिंग में बहुत ज्यादा है, ठीक है। प्लानिंग में ये रोल है कि भाई जो है बगैर कोई भी चीज की प्लानिंग करनी हो, आपको पता होगा 5 ईयर प्लान्स भी बनाए जाते थे इंडिया में, और पूरा एक प्लानिंग कमीशन था, और जिसका नाम अब क्या है, अब क्या नाम रख गया उसका? प्लानिंग कमीशन था, है ना, इंडिया में बना था, जो 5-5 साल की प्लानिंग करता था कि रोड्स कितनी बनेंगी, हॉस्पिटल्स कितने बनेंगे, और चीजें क्या क्या, कहाँ पे कितना खर्चा होगा। अब उसका नाम हो गया नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग, नीति मीन्स प्लानिंग, आयोग मीन्स कमीशन, तो गवर्नमेंट ने उसका नाम नीति आयोग रख दिया। तो वो भी प्लानिंग करता है, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स का यूज करेगा। फिर इकोनॉमिक्स मैंने बता दिया, इकोनॉमिक्स में तो बहुत सारे डेटा होता है, आगे पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा है। टाइम सीरीज डेटा होता है, ठीक है। और हमारा डिमांड का डेटा हो सकता है, 12th में एक पूरे चैप्टर है आपका डिमांड का, जो है फोरकास्टिंग करना होता है। मैं फोरकास्टिंग किसे कहते हैं, कौन बच्चे बताएगा? व्हाट इज फोरकास्टिंग? एनीवन, कुछ आइडिया? Sir, can you repeat? What is forecasting? Forecasting, sir, I think it's related to the meteorological department. No, beta, it is not related to meteorological department. Normally, we used to hear this word from the meteorological department. That's why you are saying that कि forecast करा दे मानसून कैसा रहने वाला है इस बार, ठीक है। कोई भी फ्यूचर को प्रेडिक्शन कोई भी करे, जैसे ऐश्वर्या ने अभी स्टॉक को लेकर कहा कि सर स्टॉक मार्केट होती है हमारी पूरी, और स्टॉक में हम ये कह सकते हैं पर्टिकुलर कंपनी के, रिलायंस के शेयर ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, तो आप उसमें भी तो फोरकास्टिंग करते हैं। तो हम फोरकास्टिंग हर चीज में करते हैं, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें फोरकास्टिंग नहीं करते हैं। फोरकास्टिंग का मतलब यहाँ क्या है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना, ठीक है। वो चाहे वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करे, या शेयर मार्केट वाले करें, या फाइनेंशियल एनालिस्ट करें, या आप लोग करें अपने किसी चीज को लेकर फोरकास्ट, वो फोरकास्टिंग। और अगेन फॉर दैट यू नीड व्हाट, यू नीड स्टैटिस्टिकल टूल्स, यू नीड स्टैटिस्टिक्स टू फोरकास्ट एनीथिंग। कि भाई पिछला डेटा ये कह रहा था पिछले महीने का, इस महीने की ये डेटा कह रहा है नेक्स्ट मंथ सेल्स। कंपनी सेल्स फोरकास्ट बहुत करती है, कंपनी क्या करती है, सेल्स को लेकर फोरकास्ट करती है कि अगले महीने कितनी सेल रहेगी, उसके अगले महीने कितनी सेल रहेगी। तो कैसा भी डेटा हो आपका, फोरकास्टिंग की जाती है फॉर व्हाट, फॉर सर्टेन काइंड ऑफ एनालिसिस या रिजल्ट्स पे पहुंचने के लिए। समझ में आ गई बात? Yes, sir. Any doubt, any query till now? No, sir. Good. देखिए पूछ लीजिएगा बेटा, है ना, कुछ भी चीजें, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, आप सडनली 10th क्लास से 11th क्लास में जो आ रहे हैं, तो वहां पे बहुत सारे वर्ड्स आप नए नए सुन रहे हैं डेली, ठीक है। और डेली वर्ड सुन भी नहीं रहे हैं, तो कम से कम एक चीज तो हो रही है कि वो जो हम पढ़ेंगे, चाहे स्टैटिस्टिक्स आपने पहले पढ़ी हो, चाहे अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा अप्लाइड में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और मेरा भी
एयान 3 दिन से मेरे साथ हैं, तो एयान ने शायद देख लिया होगा इतना कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो है कि मैं डायरेक्टली कोशिश करूंगा कि जितना हो सके आपको रिलेट कर सकूं करंट वर्ल्ड से, करंट प्रॉब्लम से। चाहे वो कल हमारे इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे इंडिया के, कि इन्फ्लेशन महंगाई को कहते हैं, लेकिन मैं अभी तुम्हें इन्फ्लेशन नंबर डिस्कस करूंगा तो तुम कंफ्यूज भी हो जाओगे और तुम्हें अभी बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है इन्फ्लेशन के नंबर्स, यानी महंगाई के जो नंबर्स आते हैं कि इंडिया में महंगाई है कितनी। तो वो जो है, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको जो इकोनॉमिक्स में पढ़ाऊँ या बिजनेस स्टडीज मैं पढ़ाऊंगा कॉमर्स वालों को, तो उसको डायरेक्टली मैं रिलेट कर दूं। यही फर्क हो जाता है एक 10th क्लास 8th क्लास की पढ़ाई में और एक 11th 12th के ग्रेजुएशन के मास्टर्स की पढ़ाई में, कि कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं बट वो चीजें एप्लीकेशन पार्ट बढ़ता चला जाता है। एमबीए को हम पढ़ाते हैं तो वहाँ बहुत ज्यादा अप्लाइड पार्ट होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन में उससे थोड़ा कम, 11th 12th में 11th 12th का कोर्स बहुत वाइड है, अच्छी बात है। तो बच्चा बहुत अगर अच्छे से पढ़ना चाहता है तो 11th 12th में ही बच्चा इतनी चीजें पढ़ लेता है कि वो ग्रेजुएशन में भी रिपीट हो रही होती हैं और आगे चल के एमबीए में, बीबीए में ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं एमबीए से, तो रिपीट होती हैं बहुत सी चीजें। तो अगर आप 11th 12th अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपके बहुत हद तक आगे के कॉन्सेप्ट एक तो क्लियर रहेंगे और आगे आप कोई चीज पढ़ेंगे तो आप उसको डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं। और आजकल जो जनरेशन का गैप आ गया है उसमें जो बच्चे को पहले मास्टर्स की मैं इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, आज वो 11th वाले बच्चे को पता है। तो इसलिए आज के 11th क्लास 12th क्लास का बच्चा बहुत स्मार्ट है। यूएस में 12th का क्लास के बाद बच्चे ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने लगते हैं या और जगह इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं, बिजनेस में मतलब आने लगते हैं। हमारे आज ये बच्चे ग्रेजुएशन के बाद ही मास्टर्स में आता है तब वो बिजनेस की बात करने लगता है। तो इसलिए कोशिश यही करा जाए कि ऐसे पढ़ा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो और डायरेक्ट उसका एप्लीकेशन देखा जाए। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। वेरी गुड, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स का बिजनेस, अभी मैंने जो अभी आप लोगों को बताया था कि भाई स्टैटिस्टिक्स का हर जगह यूज है, तो ऑब्वियसली बिजनेसेस में भी बहुत यूज होगा। क्या यूज होगा बिजनेस में भाई, कि भाई फाइनेंशियल कोई भी एनालाइज करना है हमें, अपना डेटा, सेल्स का डेटा, प्रोडक्ट का बहुत डेटा आता है हमारे पास, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कब बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करनी है, उस सब के लिए हमें अब टाइम टू टाइम जो है बहुत ज्यादा स्टैटिस्टिक्स की हेल्प चाहिए होगी, ठीक है। और लास्ट स्टेट मैनेजमेंट, ठीक है, जो है हर गवर्नमेंट को दो तरह की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही जो है पॉलिसीज बनाती हैं टाइम टू टाइम, मैं अभी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। बगैर पॉलिसीज के तो कोई गवर्नमेंट चलेगी नहीं। तो वो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है वो उसमें भी उसको टाइम, आप जरा सा भी अगर टीवी देखते होंगे, जरा सा भी आप न्यूज चैनल देखते होंगे, खासतौर से बिजनेस न्यूज चैनल, या थोड़ा सा भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर लोगे, हाँ सर ये गवर्नमेंट जो है ये डिसीजन लेती है, ये गवर्नमेंट इस डेटा रेनफॉल। अब देखो मानसून की बात चल रही है कि मानसून अच्छा रहा तो क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होगा, क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होगा इंडिया में तो जो है इन्फ्लेशन नहीं होगा, महंगाई नहीं होगी, हमारी जो क्रॉप है वो अच्छे से प्रोड्यूस होकर सबको मिल जाएगी। और अगर मानसून खराब होता है किसी वजह से तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्रॉप के प्रोडक्शन पर, ठीक है, क्योंकि बारिश का पानी आज भी, रेन वाटर की बहुत जरूरत है जो है फार्मर्स को। भले ही सबने समरसेबल लगवा लिए, सब अपने प्राइवेट तरीके से सप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टिल बहुत जरूरत है। और मानसून खराब होता है तो सीधा इम्पैक्ट उस पर हर चीज पे पड़ता है। हम लोग प्रोडक्शन सही से नहीं कर पाएंगे, सफिशिएंट क्वांटिटी में हमें खास तौर से खाने पीने के आइटम्स नहीं मिल पाएंगे, और उसके जो है कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन जो है, जिसे महंगाई कहते हैं हिंदी में, वो इंक्रीज होगी। तो गवर्नमेंट को भी डेटा चाहिए, गवर्नमेंट को अपनी जितनी भी पॉलिसीज बनानी है, गवर्नमेंट को अपनी इन्फ्लेशन से रिलेटेड पॉलिसी बनानी है, या गवर्नमेंट को अपनी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पॉलिसी बनानी है, गवर्नमेंट को अपनी जॉब से रिलेटेड पॉलिसी बनानी है, जो गवर्नमेंट को अपने, अभी बात हो रही थी कि हमें जो है डायरेक्ट ट्रांसफर करना है, सब्सिडी बहुत सारी चीजों में देती है गवर्नमेंट। सब्सिडी किसे कहते हैं? सर जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देते हैं एज अमाउंट। अच्छा, ऐश्वर्या, यस सर। सब्सिडी किसे कह सकते हैं हम? सर सब्सिडी वो होता है जो गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को देती है जिसकी वजह से वो अपनी अच्छी प्रोडक्शन कर पाए। देखिए खाली प्रोड्यूसर की बात नहीं है, ठीक है। हम लोग गैस सिलेंडर यूज करते हैं तो लास्ट गवर्नमेंट भी देती थी, करंट गवर्नमेंट भी देती है, करंट गवर्नमेंट थोड़ा कम कर दिया है, सब्सिडी तो मिलती है। तो गवर्नमेंट जब भी कोई बेनिफिट रियायत देती है, ठीक है, किसी भी आदमी को, मान लीजिए पेट्रोल बहुत
हाई हो रहा है इंडिया में, गवर्नमेंट कहती है कि लोग इतना एफोर्ड नहीं कर पाएंगे पेट्रोल प्राइस, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल 100 रुपीज का मिल रहा है, गवर्नमेंट कहेगी कि हम 80 रुपीज का ही देंगे पब्लिक को, बाकी 20 रुपए हम अपने पास से देंगे। तो वो एक तरीके की सब्सिडी है, मतलब एक तरीके के सपोर्ट दे रहे हैं हम किसको, पब्लिक को, जनरल पब्लिक को। तो सब्सिडी का मतलब है कि चाहे वो प्रोड्यूसर को हेल्प करने को हो, चाहे फार्मर्स को दी जाए, चाहे हमें गैस पे या पेट्रोल पे दी जाए, या किसी को किस पे दी जाए, ताकि हम लोग जो है अपना बेनिफिट ले सकें। और बर्डन कम करना है, गवर्नमेंट का काम है क्या कि बर्डन कम किया जाए पब्लिक के ऊपर, उसे सब्सिडी बेसिकली कहते हैं। आई बात सर समझ में? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम सब्सिडी कहेंगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सब्सिडी नहीं कहेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है कि किसान ये कह रहा है, इंडिया का फार्मर, कि मैंने कोई चीज राइस या वीट जो है वो प्रोड्यूस करी, अब एक दिन बारिश अचानक से हुई और सब मेरा खराब हो गया, या मैं जो है वो हो गया, तो मैं गवर्नमेंट से ये एश्योरेंस चाहता हूँ कि मुझे कम से कम, अब जो चीज मेरी प्रोड्यूस कर रहा हूँ उस पर कॉस्ट इंकर हो रही है, सपोज 50 रुपीज पर केजी राइस पे मेरी कॉस्ट इंकर हो रही है, और प्लस मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट 55 रुपीज मिनिमम सपोर्ट गवर्नमेंट से मुझे मिल जाए, कि मैं अगर कल को ये सेल करने जाऊं, तो चाहे गवर्नमेंट खरीदे या प्राइवेट खरीदे, मिनिमम 55 रुपीज पे तो मेरा ये बिके ही बिके। अगर उससे ऊपर बिक रहा है तो अच्छी बात है, इससे नीचे बिकेगा तो मुझे लॉस होगा। हम देखते हैं ना कि बल्क में पोटैटो का प्रोडक्शन हुआ, और फिर किसान को 2 रुपए किलो, 50 पैसे तक, या 40 पैसे, 1 रुपए किलो तक पे अपने सारी चीजें जो है, कभी अनियन, कभी पोटैटो, कभी टोमेटो जो है बेचना पड़ता है, और उसकी जो है कॉस्ट आ रही है 8-9 रुपीज पर केजी मैन्युफैक्चर कर वो प्रोड्यूस करने की, और वो सेल कर रहा है 1 रुपी पे, 2 रुपी पे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, लोग खरीदने को तैयार नहीं है। तो जो फार्मर है वो चाह रहा है मिनिमम सपोर्ट मिल जाए मुझे, कि इतने से नीचे पे नहीं सेल होगा, उससे ऊपर होगा, ठीक है। सब्सिडी क्या है? सब्सिडी ये है कि कोई चीज बहुत ज्यादा कॉस्टली हो रही है, जो है पब्लिक पे बर्डन पड़ रहा है, तो एक पोर्शन जो है गवर्नमेंट या तो प्रोड्यूसर को हेल्प कर रही है, या हमें हेल्प कर दे रही है कि भाई इतना आप पे मत करो, कुछ पार्ट हम आपको हेल्प कर देंगे। चाहे हम यूरिया पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, कैरोसिन ऑयल पे देती है, ठीक है, एलपीजी सिलेक्शन सिलेंडर्स पे देती है, वगैरह वगैरह। समझ में आई बात? तो सर मतलब गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोड्यूसर को भी दे सकता है, कंज्यूमर को भी दे सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जब मैंने कहा ना गैस सिलेंडर पे हमें सब्सिडी नहीं मिलती थी, पेट्रोल पे पहले मिलती थी, फिर रुक गई। जो है सब्सिडी मतलब एक तरीके का बेनिफिट, जिसमें बर्डन जो है वो पास ऑन किया जा रहा है। गवर्नमेंट अब बर्डन कुछ अपना पास ले रही है, और कुछ जो है बर्डन कस्टमर ले रहा है, क्योंकि चीज एकदम से कॉस्टली हो गई है। अगर चीजें कॉस्टली नहीं होती, एक पर्टिकुलर रेट पे चलती रहती, तो फिर सब्सिडी की जरूरत ही नहीं थी। सर मतलब एक्चुअली ये ना 11th इंटरेस्ट में 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था कि सब्सिडीज, तो ऑप्शन में था गवर्नमेंट मेक्स टू अ प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी था गवर्नमेंट मेक्स टू कंज्यूमर, ऑप्शन सी और डी अलग था, मतलब बोथ नहीं था। तो इसमें लेकिन आंसर मतलब उन्होंने मतलब एक को ही दिया था, गवर्नमेंट मेक्स टू बिल्कुल प्रोड्यूसर। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल मैंने क्या कहा, यही तो फर्क है कि 10 12 या आगे चल के वहां आपको यही पढ़ाया गया कि अभी इतना पढ़ो कि प्रोड्यूसर को जो गवर्नमेंट हेल्प करती है वो सब्सिडी है ना, जो है, ठीक है। हम ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी एक ब्रॉड टर्म में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें बेनिफिट्स किसी को भी मिल सकता है, मुझे मिल रहा है, या जो है फार्मर को भी मिल रहा है, या कभी प्रोड्यूसर को मिल रहा है। तो ये फर्क है, बस इतनी सी बात है। ओके सर। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जब से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना है, तो फ्री ट्रेड के लिए सर डब्ल्यूटीओ ने ये रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं कि हम अपने फार्मर्स को ज्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। लेकिन वहीं पर ही सर अमेरिका अपने फार्मर्स को इतना ज्यादा सब्सिडी दे रहा है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस अच्छा खासा कर पा रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में सर हमें मतलब एक तरह का ये पहुंच रहा है, वो ज्यादा फायदा कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? बेटा देखो, फिर मैं कल भी तुमसे एक बात कही थी कि डब्ल्यूटीओ बहुत अलग है, इससे मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें थोड़ा सा, लेकिन फिर वो डाइवर्ट हो जाता है ना, तो फिर पूरी क्लास का हो रह जाता है। पहली बात तो है कि अमेरिकन पॉलिसीज को हम इंडियन पॉलिसी के साथ कभी मैच नहीं कर सकते। अमेरिकन फार्मर्स की पॉलिसीज को इंडियन फार्मर पॉलिसी से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी, डेमोग्राफिक आस्पेक्ट है ना। हमारा इंडिया की डेमोग्राफी अलग है, पॉपुलेशन अलग है, फार्मर्स अलग है, जीडीपी अलग है, उनकी अलग है, तो उनकी पॉलिसीज अलग अलग होती हैं। अलग अलग चीजों को लेकर हमारी कंट्री की पॉलिसीज अलग अलग होती हैं, ठीक है। हम अपनी हमारी गवर्नमेंट हमारे फार्मर्स के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बना रही है, और आगे बनाएगी, ठीक है। उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज भी होती हैं कि कौन सी पॉलिसी फार्मर को लगता है हमारे बेनिफिट है, नहीं, जिसमें आपने अभी नाम लिया कि सारी लड़ाई इस टाइम किस चीज की चल रही है, एमएसपी की। अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाएगा और फार्मर को, तो फार्मर कह रहा है कि हमें बहुत हद तक बेनिफिट
मिल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। फिर हम जितने भी आप और WTO की चीजें देखो या और कुछ देखो, तो हम जो है उसको जो है उसको इम्प्लीमेंट करें ना करें उसमें इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना MSP से पड़ेगा। तो इसलिए वो अलग चीज है। और ये हमारे फार्मर्स के जो इश्यूज है बहुत डिफरेंट है, अगर हम उसको थोड़ा सा तुम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो। समझ में आ गया ऐश्वर्या? यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? स्कोप समझ में आ गया स्टैटिस्टिक्स का? यस सर। स्टैटिस्टिक्स को हम तरह तरह की से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये 4-5 स्कोप अगर हैं तो यही हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ठीक है। रिसर्च में सबको पता है कौन सा कोविड ऐसा था कि जिसमें रिसर्च ना हुई हो, स्टैटिस्टिकल टूल ना लगे हो। डेली बेसिस पर जो न्यूज कोविड में आती थी हमारे पास, कि अब इतना कोविड में इतने केसेस हो गए, इतनी डेथ्स हो गई, जिनको वैक्सीन लगी उनको जो है कितना बार कोविड हुआ, कितनी बार नहीं हुआ। ठीक है, ये सब क्या हो रहा है, ये स्टैटिस्टिक्स ही तो लगा रहे हैं हम, जो है तरह तरह का डेटा हमारे पास आ रहा है। क्या वैक्सीनेशन वालों को भी कोविड हुआ, या वैक्सीनेशन वालों को कोविड नहीं हुआ, या वैक्सीनेशन लगाने के बाद लोगों को हार्ट अटैक बढ़ गए, या वैक्सीनेशन ना लगाने वालों को हार्ट अटैक के केस कम हुए। ये सब क्या है, ये सब स्टैटिस्टिकल टूल लगा के हम रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अपने दो वेरिएबल्स में। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ वेरिएबल, आगे वाली स्लाइड्स में ये है, कल वल डिस्कस करेंगे हम वेरिएबल किसे कहते हैं। तो वेरिएबल्स जो है हमारे अलग अलग होते हैं। वेरिएबल्स उन चीजों को कहते हैं जो हमारे स्टडी पे असर डालती हैं। ठीक है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, वेरिएबल वो चीजों को कहते हैं जो हमारी स्टडी पर असर डालती हैं, चाहे वो कोविड हो, चाहे मैं हूँ, चाहे हार्ट अटैक हो, ये सब वेरिएबल्स हैं जिनके आसपास स्टडी हो रही है। तो रिसर्च में भी बहुत हद तक स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। जो कोई भी रिसर्च कंपनीज करें, फार्मा कंपनीज करें, नॉर्मल कंपनीज करें, कोई और करे, रिसर्च इंस्टीट्यूट करें, बहुत बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs हैं, IIMs हैं, प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग इंस्टीट्यूट, हर जगह रिसर्च होती है, इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट सर्वे क्या है? तो मतलब स्टैट्स का वो बता रहा था स्कोप। अच्छा अच्छा, हाँ, तो जो है रिसर्च एक्टिविटीज हर जगह होती है, तो वहां पे भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत यूज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जो है जो अभी बात हुई थी कि नॉर्मली जो है चाहे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सेंटर एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब चीजों को संभालना है, प्लान्स बनाने हैं, डिफरेंट प्लान्स। ठीक है, फिर याद करिए, शायद आप लोगों ने 10th में या कहीं पढ़े होंगे, 5 ईयर प्लान पढ़े थे, यस सर, 5th ईयर है ना? प्लान पढ़ा। ऐश्वर्या पढ़े थे 5 ईयर प्लान? जी सर। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स क्यों बनाए बनाए जाते थे? वो इसलिए बनाए जाते थे कि 5-5 साल पे आप जो है प्लानिंग कर सकें कंट्री के अंदर के, इस अगले 5 साल में क्या होगा, फिर उसके अगले 5 साल में क्या होगा। हर गवर्नमेंट प्लान करती है, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान बनाती है 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान बनाती है 5 ईयर्स के, कभी कभी बहुत लंबे प्लान भी बनाने लगते हैं, लेकिन अब तो 5 ईयर या 1 ईयर के शॉर्ट टर्म प्लान बनाए जाते हैं ताकि उसमें कोई डेविएशन हो तो देखा जा सके। तो आई होप स्कोप के समझ में आ गया होगा। स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिक्स के बिना वो इकोनॉमिक्स भी नहीं चलेगी, और इकोनॉमिक्स के बगैर स्टैटिस्टिक्स नहीं चलेगा। नॉर्मली इकोनॉमिक्स में तो खास तौर से स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है चल ही नहीं सकती बगैर स्टैटिस्टिकल टूल्स के। और जितने भी हम लोग प्लानिंग, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल वो करते हैं, सब में हमारा इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिकल टूल्स की हेल्प लगेगी। जो हम चैप्टर, मैंने कल सिलेबस दिखाया था सब बच्चों को, कि जो नेक्स्ट चैप्टर है कि डेटा क्या होता है, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, डेटा को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे प्रेजेंट किया जाता है। और उसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जो है क्वेश्चंस देखेंगे कि भाई ये वाला मीन निकालो, मोड निकालो, क्वार्टाइल निकालो, परसेंटेज निकालो, वगैरह वगैरह। आई होप समझ में आ गया होगा। ये बात इज क्लियर टू ऑल? यस सर। स्टैटिस्टिक्स का बहुत Yes, ब्रॉड रोल है, जगह जगह स्टैटिस्टिक्स का रोल है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हैज एमर्ज्ड एज अ लाइफलाइन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं जब ये बात कह रहा था कि इकोनॉमिक्स बगैर स्टैटिस्टिक्स नहीं चल सकती। पहला इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ये सब वर्ड्स हैं। अगर आप एग्जाम में थोड़ा बहुत स्कोप भी लिखे आओगे इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग टर्मिनोलॉजी, कहीं पे एडवांटेजेस वर्ड यूज करते हैं, कहीं पे बेनिफिट्स वर्ड यूज करते हैं,
तो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, ब्रॉड वे में सब एक होता है, लेकिन अलग अलग बना दिए जाते हैं डेफिनेशन, ठीक है। तो क्वांटिफाइंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू बी 20% ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है स्टैटिस्टिक्स की, डेटा को क्वांटिफाई करके दिखाता है आपको, मतलब नंबर के फॉर्म में कि भाई जो है 20% ये हो गया, 40% ये हो गया, 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया अनएम्प्लॉयमेंट का कंट्री के अंदर, इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ गई, डेटा आ रहा है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा है, चीजों को क्वांटिफाई करके दे रहा है आपको, नंबर्स के फॉर्म में दे रहा है। और जब नंबर्स की फॉर्म में चीजें आती हैं तो क्या होता है, हमें चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं एकदम से। आपको नंबर और आगे पढ़ेंगे कि ग्राफ या पिक्चर्स के फॉर्म में आपको अगर कोई चीज दिखा दी जाती है तो वो चीजें जल्दी समझ में आती है। समझ में आई बात? तो ये खासियत है स्टैटिस्टिक्स की जो है, इकोनॉमिक्स के साथ मिलकर डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स का, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। बहुत से बच्चे बीए इकोनॉमिक्स विद स्टैटिस्टिक्स करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से या और कहीं से। बहुत से बच्चे एमबीए करते हैं, बहुत से बच्चे एमए इकोनॉमिक्स करके पीएचडी इकोनॉमिक्स कर लेते हैं, वो इकोनॉमिकल एक तरीके इकोनॉमिस्ट बन जाते हैं, वो बड़े बड़े पॉलिसी में मेकर्स बन जाते हैं, उनका रोल होता है पॉलिसी बनाने में कंट्री की, ठीक है जो है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज अ वेरी हॉट केक दीज डेज, और आने वाले वक्तों में भी फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स की अलग ही डिमांड हमेशा रहती है और रहेगी। समझ में आई बात? इज क्लियर? यस सर। ठीक है। फिर क्या दूसरे स्टैटिस्टिक्स की क्या, इंटरसेक्टोरल कंपेरिजन, फॉर एग्जांपल लुकिंग आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स सच एज रूरल और अर्बन। ऐश्वर्या बता सकती हैं इस बात को? कैन यू एक्सप्लेन ऐश्वर्या दिस पॉइंट? स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ा जाता है? इंटरसेक्टोरियल कंपैरिजन में, ठीक है। जब हम दो सेक्टर्स के बारे में, दो एरिया के बारे में, दो फील्ड के बारे में कंपैरिजन करते हैं, वहां पे भी हम लोग जो हैं स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हैं। या दो सेक्टर यहाँ पे क्या है, एक है अनएम्प्लॉयमेंट और एक है हमारा रूरल और अर्बन सेक्टर। तो अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया में अलग है और अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन एरिया में अलग है, ठीक है। जो दोनों एरिया में अलग अलग है, तो इन सबका इम्पैक्ट देखना है तो भी हम स्टैटिस्टिक्स को रीड करते हैं। समझ में आई बात? कोई सर जो डाउट? सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी उसमें भी हम जी देखते हैं। जी सर जो बाकी 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, उसमें भी देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैंने देखो लिखने के लिए बता दिया। जब तुम्हारी हम लोग और आगे क्लास चलेगी तो आई विल प्रोवाइड यू पीपीटीज एज वेल एज पीडीएफ फाइल्स एज वेल एज एनी अदर मोड, तो उसमें बहुत सी चीजें होंगी। तो आपके जो पॉइंट्स हैं अगर आप उसे वो लिखोगे ना एग्जाम में तो वो गलत नहीं होंगे। जैसे यान ने कुछ कहा अभी, या अगर ऐश्वर्या कुछ और स्टैटिस्टिक्स का यूज आपको लग रहा है इकोनॉमिक्स में कोई और भी याद आ रहा है, तो फील फ्री टू राइट, नोबडी विल स्टॉप यू, ठीक है। ओके सर। यहाँ कुछ ये पॉइंट है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में भी बहुत यूज होता है। कॉज इज रेन एंड इफेक्ट इज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, ठीक है। तो क्या बारिश का कोई असर होता है क्रॉप के प्रोडक्शन में ऐश्वर्या? क्या यस रेनफॉल सर। इंपैक्ट करेगा क्रॉप के प्रोडक्शन में? नहीं हो बारिश क्या दिक्कत है? यस सर। क्या इंपैक्ट करेगा? क्या इंपैक्ट होगा? सर रेन से जो होता है, हमारी हमारी क्रॉप और अच्छी होगी। सॉइल की जो मतलब नीड होती है वाटर की, वो भी फुलफिल होती है। अगर बिल्कुल हमारे पास कोई भी अपना सोर्स नहीं है, जैसे कि इरिगेशन के सोर्स नहीं होते हैं, तो रेनफॉल एक होप होती है फार्मर्स की, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप रहती है बिल्कुल। रेन की और क्रॉप के बीच। तो यानी समथिंग हैज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, है ना। समथिंग इज अ कॉज फॉर अ सर्टेन इफेक्ट, है ना। क्या हम लोग जैसे इसमें भी लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट अगर कंट्री के अंदर बढ़ता चला जाता है तो क्या इससे जो है हमारा इकोनॉमी पे फर्क पड़ेगा कंट्री की? यस सर। पड़ेगा। क्या पड़ेगा यार? व्हाट विल बी द इम्पैक्ट?
सर अगर ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो यानी कि ह्यूमन रिसोर्स जो ह्यूमन स्किल्स है उसका वेस्टेज होगा एक लार्ज स्केल पे। तो और कोई अनएम्प्लॉयड आदमी कुछ खरीद नहीं सकता, है ना। यस। यस। अनएम्प्लॉयड आदमी कंट्रीब्यूट क्या करेगा मार्केट में, कोई जीडीपी गिर खरीद नहीं जाएगी, सकता। देश का एनुअल ग्रोथ रेट घट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देयर इज अ कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द इम्पैक्ट इज ऑन द जीडीपी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बहुत पढ़ी जाती है स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स में। और जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ने के लिए हमें किसकी मदद चाहिए? स्टैटिस्टिक्स। आ रही है बात समझ में? we need statistics to understand any cause and effect relationship between any two variables, कोई भी वेरिएबल। अब मैं आपको कहूं कि भाई ये बताइए कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, ऐश्वर्या आपके लिए क्वेश्चन है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, कंट्री में महंगाई बढ़ती है, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन परचेजिंग ऑफ इंडिविजुअल्स? क्या असर पड़ेगा? महंगाई बढ़ती है अगर, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन सर इंडिविजुअल? एक और बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूँ कि अगर इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल वाइल परचेजिंग? खरीदते टाइम लोगों के दिमाग में क्या होगा, चलेगा? सर अगर महंगाई बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो हमारा जो भी हम खरीदते हैं उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है और हमें ये नहीं पता कि हमारे कंट्री में कितने लोग ही मतलब पॉवर्टी लाइन चलो चलो ठीक है, बिलो ठीक हैं जो अभी है। तो कहने का मकसद ये है कि अफोर्ड भी नहीं कर हाँ, सकते हैं। तो ठीक। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा स्लो तो डाउन हो जाएगी। वेरी गुड, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो इसका मतलब देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट? बिटवीन राइज ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ दैट कमोडिटी। एंड बात सही है तो, है ना? यस सर, परचेसिंग पावर घट जाएगी। परचेजिंग पावर घट जाएगी, तो वो भी पढ़ना है। तो वहां पे इकोनॉमिक्स में तो वो कॉज एंड रिलेशनशिप हमारी जो है वो पढ़ने में हमारी स्टैटिस्टिक्स में हेल्प करता है, ठीक है। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, बार बार रिपीट हो रही है वाली बात, ये वर्ड मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, किसी क्लास में या तो टॉपिक वाइज पढ़ लेंगे या कभी और पढ़ लेंगे। फिस्कल पॉलिसी किसे कहते हैं, और इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं? मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं, दो चीजें एक लेवल पे आ जाए तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। पहली बात तो ये, वो कहीं पे भी आए। यहाँ पे मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि डिमांड और सप्लाई अगर मैच कर रही है, कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो जा रही है, ठीक है, दोनों चीजें बराबर चल रही हैं, तो मार्केट इक्विलिब्रियम है। उसको भी अगर हमें अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, या अच्छे से देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, या सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो वो तो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होगी नहीं। तो अगर ये सब चीजें पढ़नी है तो हमें जो है स्टैटिस्टिक्स की कहीं ना कहीं हेल्प लेनी होगी। समझ में आ सर गया बात? जी जी बताइए। जैसे डिमांड बढ़ता है, सप्लाई कम होता है, तो सर हम उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन अगर सप्लाई ज्यादा हुआ और डिमांड कम हुआ तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे? सप्लाई ज्यादा हुआ तो डिमांड कम हुआ तो उसको, वैसे तो इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन होता है, ठीक है। मरियम इज देयर, ठीक है। क्या होता है? डिफ्लेशन, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। बट पहली बात तो ये कि देखो, हम लोग कह तो देते हैं कि सर डिमांड बढ़ा, डिमांड ज्यादा हुई तो सप्लाई का वो प्राइस ज्यादा हुई तो डिमांड कम हो जाएगा, लेकिन एक फैक्टर कभी काम नहीं करता, याद रखना इकोनॉमिक्स में। एक ही फैक्टर काम करे, मल्टीपल फैक्टर काम करते हैं हर चीज में। तो आपका पहले बात तो इस सवाल का मैं जवाब दे दूं कि सर अगर जो है सप्लाई बहुत ज्यादा है, लोग खरीदने वाले खरीदने वाले 10 लोग हैं और सप्लाई करने वाले 50 लोग खड़े हैं, तो क्या होगा? जो खरीदने वाले लोग हैं उनको जो है इसका एडेड एडवांटेज मिल जाएगा कि अब वो डिसाइड करेंगे प्राइस, कि भाई तुम्हारा खरीद आइटम्स बहुत सारे हैं मार्केट में, ठीक है। जैसे मैंने कल अपना पेन का एग्जांपल लेके दिया था कि मेरे पास 10 पेन है और खरीदने वाले 50 लोग हैं, ठीक है। पेन कम है, खरीदने वाले ज्यादा है, तो मैं पेन की प्राइस को इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है। अब जो है उल्टा करते हैं, पेन खरीदने वाले 2 हैं और पेन 10 है मेरे पास, तो मुझे पेन की प्राइसेस को डाउन करना पड़ेगा। तो उसको हम, जब प्राइस डाउन होती है तो उसे डिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। जब प्राइस बढ़ती है उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है।
तो इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन होता है, ठीक है। मरियम इकबाल खान, आर यू देयर? मरियम, कैन यू हेयर मी? मरियम, कैन यू हेयर मी? ठीक है, समझ में आ गया कि बेसिकली जो है इकोनॉमिक्स क्या है। कुछ आइडिया मैं आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा जाता है, स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ा जाता है, और लास्ट में हम लोगों ने क्या करा, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स को जो है रिलेट करने की कोशिश करी, दोनों को समझने की कोशिश करी। आ रही है बात समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। होपफुली समझ में आया होगा जो है, ठीक है। तो यही हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे, इसी तरीके से आगे मूव करेंगे, इसी तरीके से हम लोग फिर कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के। और जो नेक्स्ट पार्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो बहुत ही अगेन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये ज्यादातर न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को कवर करता है स्टैटिस्टिक्स जो है, ठीक है। और वो जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है माइक्रो फैक्टर्स, डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वहां पे ग्राफ ज्यादा आते हैं कि डिमांड बढ़ गई तो क्या फर्क आएगा सप्लाई पे, सप्लाई बढ़ गई, तो ये सारी चीजें उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है जो है। तो ये तो बात हो गई इकोनॉमिक्स की। उसी तरीके से फिर बिजनेस स्टडीज वगैरह पढ़ते हैं जो लोग कॉमर्स में। आप दोनों, ऐश्वर्या व्हाट यू हैव ऑप्टेड? सर कॉमर्स। कॉमर्स। तो आप फिर नेक्स्ट क्लास में भी रहेंगी बिजनेस की, है ना, मेरी है जो बिजनेस स्टडीज की जो है, ठीक है। एंड व्हाट यू हैव ऑप्टेड? आई थिंक यू हैव ऑप्टेड आर्ट्स। यस सर, आर्ट्स। ओके ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा सबके काफी हद तक। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इस एक तरीके से आपकी फर्स्ट यूनिट खत्म सी हो गई है, जो बहुत इनिशियली फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन देना था रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन देना था रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स, और इंट्रोडक्शन देना था रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज टू थिंग्स एंड हाउ दीज टू थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। समझ में आ गया सबको? यस सर। गुड। यस सर। जो हमारे एयान है, एयान इज वेरी नॉलेजेबल स्टूडेंट। इसको इकोनॉमिक्स की भी नॉलेज तो है, और इसको वो भी नॉलेज है, करंट अफेयर्स भी पता है थोड़े से। सब बच्चों को ऐसे होना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे जो करंट अफेयर्स को भी जानते हैं, थोड़ा सा मार्केट में क्या चल रहा है ये भी देखें। और ये मैं सबसे कहता हूँ कि पढ़िए और न्यूज़पेपर भी रीड करिए, करंट अफेयर्स भी अपना पढ़िए, ताकि आप लोग जो हैं खाली सिर्फ बुक के लिए हिसाब से पढ़ के ना रह जाएं। आपको अप्लाइड पार्ट भी है, और अप्लाइड पार्ट की जिम्मेदारी मेरी है कि मैं कनेक्ट करके आपको बता दूंगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन मार्केट, चाहे इकोनॉमी के हिसाब से हो, चाहे वो आपके स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे जीडीपी से रिलेटेड हो, कि कल चल क्या रहा है और उसका इम्पैक्ट क्या चल सकता है। छोटी सी वॉर होती है कहीं, उस तक का इम्पैक्ट आ जाता है हम लोगों पे, इकोनॉमी पे भी आता है, ठीक है। अभी जो लास्ट ईयर जो पूरा इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में आया, वो यूक्रेन और रशिया वॉर के बाद आया, ठीक है जो है। क्या आप कहेंगे सर रशिया और यूक्रेन में वॉर चल रही थी और हमसे क्या मतलब उसका? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जब उसकी डिटेल में आप स्टडी पढ़ेंगे तो यूक्रेन बहुत ज्यादा सप्लाई करता था वीट वगैरह पूरी दुनिया को, और फिर सप्लाई चेन में भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। पूरी दुनिया में सप्लाई चेन इश्यूज आने लगे, तो इस वजह से जो है कभी कभी बहुत दूर कोई वॉर होती है, और लेकिन उसके बाद भी इम्पैक्ट आने लगता है जो है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चीजों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो एक अच्छा स्टूडेंट तैयार होगा, जिसके का जहन खुला हुआ होगा, जो बुक की किताबों के साथ चारों तरफ नहीं घूमा हुआ होगा, वो दुनिया को जानता होगा। समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास से करेंगे वो, तो जो है हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो है डेटा को पढ़ेंगे। डेटा क्या होता है, डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, डेटा जो है क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, डेटा कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और कौन सा डेटा हम किस स्टडी में यूज करें। तो ये पूरा जो आपका क्योंकि आगे जो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन
चलेगा डेटा का, कि डेटा को कैसे पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, और फिर उसी डेटा की आगे चल के कैलकुलेशंस होनी है। ठीक है, तो आखिर ये डेटा है क्या, और डेटा कितने तरह का होता है, और डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, ये सब चीजें जो है हम लोग जो है फर्दर क्लासेस में धीरे धीरे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो भी पढ़ना चाहते हैं, बस मुझे एक बात ये कहनी है कि इकोनॉमिक्स में, अकाउंटेंसी में, या बिजनेस में, या और जितने सब्जेक्ट्स होते हैं इस तरह के, वहाँ चीजें जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। इफ यू हैव मेड योर माइंड टू स्टडी कॉमर्स और आर्ट्स, ठीक है, देन डोंट ट्राई टू नॉट टू स्किप द क्लासेस। और इसलिए एज अ टीचर डिफिकल्टी हो जाएगी हम लोगों के लिए कि हम चीजों को कैसे रिलेट करें, क्योंकि लास्ट क्लास में कोई बच्चा नहीं है, फिर उससे लास्ट में या कोई नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर आप कंटिन्यूअस क्लास में रहते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आती रहती हैं स्टेप बाय स्टेप। अब मान लो लास्ट क्लास में यान नहीं होती है, या आप ऐश्वर्या नहीं है, बहुत चीजें हमने लास्ट क्लास में जीडीपी के बारे में हल्का सा ऐसे डिस्कशन किया तो वो कभी कभी रिलेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। Anything else? Last 2-3 minutes. Anything else you want to know regarding anything? Start सर making notes. पहले स्टार्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी सर, हम पहले स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, हाँ, स्टैटिस्टिक्स। पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो नॉर्मली आप कल को एडमिशन भी लेंगे, और उसके बाद जो PA1 होता है ना, जो फर्स्ट एग्जाम्स होते हैं, जो सेशनल टाइप जो है क्लास के, तो उसमें भी जो है नॉर्मली जो है फर्स्ट उससे यूज होता है। इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जैसे थोड़ा सा 2-3 चैप्टर हमने अभी कर लिए इसके, फिर देन वी विल शिफ्ट टू माइक्रो। ठीक है, मान लीजिए 3 यूनिट्स कर ली हमने इसकी, देन 3 यूनिट्स करने के बाद हमें लगा कि एक सर्टेन कोर्स हो गया, ताकि कल को बच्चा आप क्लास में जाओ और टीचर अनाउंस कर देगा भाई तुम्हारे एग्जाम फर्स्ट टर्म है, जो 15 मार्क्स का या 20 मार्क्स का सेशनल है, या 25 मार्क्स से ज्यादा होता है यहाँ, तो वो है तो आपके 3-4 चैप्टर इधर इसके आ रहे हैं, और 3-4 चैप्टर माइक्रो के आ रहे हैं। तो 3-4 चैप्टर करने के बाद यहाँ हमने एक स्टॉप ले लिया, फिर उधर से 3-4 चैप्टर हमने माइक्रो के कर लिए, तो हमारे दोनों कवर हो गए, हमारे फर्स्ट टर्म का तैयार हो गया। इस तरीके से लेके चलेंगे। उसी तरीके से हम बिजनेस में भी थोड़ा सा कुछ एस्पेक्ट ले लिए, थोड़े से कुछ एस्पेक्ट ले लिए, लेके चलेंगे। इज इट क्लियर? यस सर, इट इज क्लियर। ठीक है, तो हल्का सा बस ब्रीफ कर दूं। ठीक है, डेटा मैंने पहले से आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि भाई डेटा जो है वो रॉ मतलब अनस्ट्रक्चर्ड रॉ फैक्ट्स और फिगर्स को कहते हैं, जो हमारे पास आती है टाइम टू टाइम, और उसे हम प्रोसेस करते हैं अपने हिसाब से, और उसके बाद उसको जो है डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। अब मेरे पास अकाउंट्स के मार्क्स आ गए सारे बच्चों के, ठीक है, तो वो डेटा है जो मेरे पास आ गया कि हमारी क्लास में 10 स्टूडेंट है, फिर अकाउंट से मार्क्स कितने हैं। अब वो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, वो डेटा है मेरे लिए, लेकिन उसको मैं कैसे यूज करूंगा, किसी के कम मार्क्स हैं तो उसे मैं अलग बताऊंगा, जिसके पास टॉपर है उसके अलग तरीके से मार्क्स होंगे, जिसके मिडिल में होंगे उसको अलग तरीके से समझाना पड़ेगा कहाँ उसने मिस्टेक करी है। तो डेटा क्या होता है, कभी कभी मैं बहुत सारी चीजों का डेटा आ गया, उसमें से हम बाकी चीजों को हटा देंगे, अपने काम की चीज निकाल लेंगे, तो इसीलिए उसे कहते हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जिसको हम जो है अपने हिसाब से प्रोसेस करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन होती है सिर्फ डेटा। ठीक है, समझ में आई बात? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं अभी फिलहाल। देन फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऐश्वर्या अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स बाद होगी 6:40 पे बिजनेस स्टडीज क्लास। ठीक है, तो आप वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और एयान के लिए तो मेरे ख्याल से बाकी एयान के लिए तो दूसरी क्लास होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। 5 दिन के लिए आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, और बैच को अगर ज्वाइन करना है तो बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पहले अगर कोई ज्वाइन कर रहा है थ्रू दिस डेमो चलते चलते तब तक ज्वाइन कर ले वो, तो उसको हम ऑलरेडी 5000 रुपीज का डिस्काउंट है ना, वन टाइम पेमेंट करने पे ऑफलाइन मोड में अगर ज्वाइन करता है तो, और 3000 रुपीज का डिस्काउंट अगर वो ऑनलाइन मोड में ज्वाइन करता है तो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज का बैच हो, कॉमर्स का बैच हो, नीट हो या जेई हो, फीस वैसे बहुत कम रखा है हम लोगों ने। इसकी फीस मात्र नीट और जेई की 45,000 है, और इसकी 25,000 है ना। ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की ऑनलाइन की फीस 13,000 है
है ना, 13,000 रुपए है। और यहाँ पे भी ऑनलाइन की फीस 13,000 रुपीज है नीट और जेई का। साथ साथ कंप्लीट फीचर हमने कल रिवील किया था कि क्या क्या खास चीजें हम देने वाले हैं। ये बताना जरूरी था कि हम लोग जो डेमो बैच दे रहे थे चैनल पे, स्पेसिफिक चैनल हमारा बनाया है नीट और जेई के लिए, जिसका लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है। बाकी हर अपने सोर्सेज पे हमने इसको शेयर कर रखा है, आप वहां पर जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्पेशली फॉर नीट जेई एंड ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स। ठीक है, आज से क्लासेस शुरू है, 5 दिन का फ्री डेमो है। 5 दिन का फ्री डेमो, 1 दिन लो, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इनफैक्ट हम संडे का टेस्ट जो नीट जेई पैटर्न पे हम ले रहे हैं वो भी हम आपको फ्री में दे रहे हैं। फ्री एक्सेस लेने के लिए आपको हमारे ऐप पे आना पड़ेगा, और ऐप में जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा ना। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे ऐप में जुड़ करके और आप डायरेक्ट 1-to-1 अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, और एसएपीज जो हम देंगे उसका आप लाइव वर्जन ले सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो YouTube पे कराने से बेहतर ये डिसाइड हुआ है कि हम आपको ऐप के अंदर, आप हमारे इमेज क्लास के ऐप में आए। इनफैक्ट लेक्चर हम बिल्कुल डाउनलोड, लेक्चर हम प्रीमियर कर देंगे अगले दिन। जो भी वीडियोस हम पढ़ाएंगे, जो भी हम लेक्चर्स पढ़ाएंगे, उसको अगले दिन प्रीमियर कर देंगे। तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लाइव आए थे आपको, खासकर कि आप हमारा नीट जेई का 11th का इन शानदार फैकल्टीज के साथ जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स की ये शानदार टीम है, और नीट और जेई की ये शानदार टीम है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं जल्दी। शाम में 4 बजे से बैचेस हैं, तो आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। डेमो है 5 दिन का। ठीक है, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। कांटेक्ट नंबर ये दे रखा है, आप ज्वाइन करने के लिए नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे पूरी टीम ना, ये ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स की जो पूरी टीम है, ये आपको देख सकते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने कल बता दिया है, क्या क्या खास है। ये फैकल्टीज हैं नीट और जेई के लिए, और कुछ कुछ हमारे पुराने रिजल्ट्स हैं, उसके बाद कुछ नए फीचर्स जो हम लोगों ने रिवील किए हैं। ये सारे शानदार फीचर्स के साथ हम लोग आए हैं इस बार नीट और जेई के लिए। ये शानदार फीचर है, कुछ शानदार फीचर है, और ये यूनिक फीचर है जो अलग चीज है हमारे लिए, है ना। तो मल्टी स्टेज मॉनिटरिंग के साथ ये क्लास की टाइमिंग थी जिससे आपको डेमो बैच करना है। ये मॉड्यूल और बैग वगैरह हम लोग देने वाले हैं, और ये फीस जिसके बारे में मैं अभी बता रहा था आपको, जिसपे मैंने ऑलरेडी 5,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया है। जब तक डेमो चल रहा है तब तक आप ज्वाइन कर लें अगर, तो 5,000 रुपीज का डिस्काउंट है ये, अब -5,000, सिर्फ 40,000 रुपीज में, जिसमें जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड रहेगा, मॉड्यूल इंक्लूडेड रहेगा। ठीक है, सेम 3,000 रुपीज का डिस्काउंट है यहाँ पे भी 3,000 रुपए का डिस्काउंट है। ठीक है, और इसकी फीस अब 10,000 रुपए हो जाएगी कंप्लीट फीस, जिसमें 3,000 रुपए का जो मॉड्यूल है वो भी हम उनको सेंड करेंगे उनके पोस्टल एड्रेस पे, ऑनलाइन वाले बच्चों, और ऑफलाइन वाले को तो मॉड्यूल मिलेगा ही। अब इस बैच की फीस मात्र 20,000 रुपीज है। टिल आप 5 दिन का मौका है, आप डेमो लेते रहे और बैच को ज्वाइन करते रहे। और बैच ज्वाइन करने के लिए सेंटर्स हैं, हमारे सेंटर्स पे आके भी बैच का डिटेल ऑफलाइन मोड में हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।